सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन के 5th चैप्टर को स्टार्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर्स डिस्कस किए। 2 चैप्टर्स बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को यहाँ पर कंप्लीट किया है। आज से जिस यूनिट की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी क्लास 12 की लास्ट यूनिट है, ठीक है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इकोलॉजी, ठीक है। यानी कि आज से हम लोग आपके इकोलॉजी की यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। अब इकोलॉजी होता क्या है? इकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। वो क्या करता है, किस तरीके से इंटरैक्ट करता है अपने जैसी स्पीशीज के साथ, अपने आसपास वाले डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के साथ में, और जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ में वो कैसे इंटरैक्ट करता है, उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। बेसिकली इस यूनिट के अंदर से आप 3 चैप्टर्स यहाँ पर अभी आप बात हम लोग पहले 3 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। जो एक चैप्टर यहाँ पर डिलीट हो चुका है उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज योर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सेकंड इज इकोसिस्टम, थर्ड वन इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर ऐसा कुछ खास लिखा नहीं हुआ है एंड इसके अंदर से क्वेश्चंस भी नहीं पुटअप होते हैं। साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। इस यूनिट के अंदर जो जिस साइंटिस्ट की बात आपके की गई है दैट इज प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है। प्रोफेसर, और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। रामदेव मिश्रा को बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। He was born on 26th August 1908. Ramdev Mishra obtained PhD in ecology under Professor W.H. Pearsall, यानी W.H. Pearsall और FRS की गाइडेंस के अंदर इन्होंने अपनी पीएचडी की। इकोलॉजी के अंदर इन्होंने पीएचडी करी। कहाँ से? लीड्स यूनिवर्सिटी इन यूके। He established teaching and research in ecology at the Department of Botany at Banaras Hindu University, वाराणसी। यानी कि इन्होंने जो टीचिंग और रिसर्च शुरू की थी इकोलॉजी की, वो कहाँ पर की थी? वो इन्होंने की थी बीएचयू के अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ बीएचयू के अंदर इन्होंने क्या किया था? टीचिंग और रिसर्च स्टार्ट की थी इकोलॉजी के ऊपर। His research laid the foundation for understanding of tropical communities and their succession, environmental responses of plant population and productivity, and nutrient cycling in the tropical forest and grassland ecosystem। यानी कि इन्हीं ने जब ये रिसर्च स्टार्ट की थी उसी के बाद में हम लोगों को पता चला कि डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं, किस तरीके से उनके अंदर सक्सेशन चलता है, एनवायरमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस के ऊपर, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी में उस चीज का क्या रोल है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है, तो वो सारा इन्होंने यहाँ पर बेसिकली इसी के बाद ये स्टार्ट हुआ था जब इन्होंने रिसर्च की। मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया और 50 scholars obtained PhD degree under his supervision and moved to another universities to initiate ecology. Okay. He was honored with fellowship of Indian fellowships। कौन कौन सी मिली इन्हें? फेलोशिप्स ऑफ इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी से इन्हें फेलोशिप मिली और वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से मिली। इसके अलावा ही गॉट द संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ड्यू टू हिज एफर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established the National Committee for Environmental Planning and Coordination, which in later year paved the way for establishment of Ministry of Environment and Forest। यानी कि इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया? नेशनल कमेटी बनाई फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। किस ईयर में बनी? 1972 के अंदर।
और उसके बाद में इसी की वजह से क्या हुआ बेसिकली, MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। तो फाइनली ही डाइड इन 1998। अब स्टार्ट कर लेते हैं आपके चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन को। अभी तक हम लोगों ने बेसिकली आपके साइंटिस्ट के बारे में जाना और इकोलॉजी की एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की। Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating processes at various level of biological organization. ठीक है, कौन कौन से लेवल्स होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के? जस्ट अ मिनट। वेरियस लेवल कौन कौन से होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आए कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इन उन्हीं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कंपोज करके हमारा बना सेल्स, सेल्स के ग्रुप ने बनाया टिश्यूज, टिश्यूज ने कंबाइन करके ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, ऑर्गन बेसिकली ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम ने ही क्या करा, ऑर्गेनिज्म बनाया। ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती है। जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर वो रहते हैं और वहां पर इंटरेक्ट करते हैं तो वो इकोसिस्टम होता है। फिर फाइनली वहां से ही इकोसिस्टम्स ही क्या बनाते हैं, बेसिकली बायो बनाते हैं। At any level of biological organization, we can ask two type of question. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask how does the bird sing or why does the bird sing. ठीक है, the how type question seek the mechanism and why type question seek the significance. ठीक है, यानी कि देखो हाउ में तुम सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो गा कैसे रही है ना। और वाई टाइप का मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर वो गा रही है तो क्यों गा रही है ना, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग फर्स्ट वाले की बात करें तो आप लोग क्लास 9th के अंदर साउंड चैप्टर में भी पढ़ लेते हैं ना मैकेनिज्म, आप वो वहां पे पढ़ चुके हो। पर जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल स्फीयर के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, अब हो सकता है कि मान लो कि बर्ड को जो है कम्युनिकेट करना हो अपने टाइप की और बुलबुल्स के साथ में, किस लिए कम्युनिकेट करना हो विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, है ना, यानी कि उसने अपने मेट्स के साथ में क्या करना हो, बेसिकली कम्युनिकेट करना हो सकता है ड्यूरिंग इट्स ब्रीडिंग सीजन। इसीलिए वो क्या करती है, सुबह सुबह गा रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप का अगर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर रीजन से ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है ना कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी बात अपने जैसे लोगों के पास में पहुंचा सके, या अपने एनवायरनमेंट से वो किसी ना किसी तरीके से इंटरैक्ट कर सके। When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions while night viewing. तो ये बेसिकली वह बताया हुआ है कि लाइक वो क्वेश्चन ही उन्होंने पुट अप किए हुए हैं। ठीक है, इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट which studies the interaction among organisms and between the organisms and its physical environment. मैंने already आपको बता दिया कि ecology is the study of interaction between organisms and its environment. It is concerned with basically 4 levels of biological organization. कितने levels of biological organization? 4 levels. First is organism, second is population, third is community and fourth one is biomes. यानी कि अगर बात की जाए तो इकोलॉजी के 4 लेवल्स है। ठीक है, 4 लेवल्स है। 4 लेवल कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली जो इकोलॉजी है उसका हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो पॉपुलेशन लेवल पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक सा ही चल रहा था अभी तक। ठीक है, हम लोगों ने जस्ट एक यहाँ डिस्कशन किया। ठीक है, बेसिक, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कस की। अच्छा, अगर आप लोगों ने अगर इसका पीडीएफ जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम इसका एनोटेटेड पीडीएफ एनसीईआरटी का अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देते हैं, जो द क्रिएटिव माइंड अकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। So okay, let's move on to population attributes. What are the different population attributes?
In nature, we rarely find isolated single individual of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. अभी देखो क्या है ना, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही वी कैन से कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई ऑर्गेनिज्म अकेला ही रह रहा होता है, क्योंकि जब तक आप अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेंगे आप सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है, जो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी जैसी स्पीशीज के साथ में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो और दूसरे टाइप की स्पीशीज के साथ में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये जो स्पीशीज होती है ना, ये क्या है ना, जनरली आप देखेंगे कि ग्रुप्स में रह रहे होते हैं, है ना। एक इंसान अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है, ठीक है, अगर कहीं पे डॉग्स मिल रहे हैं तो बहुत सारे डॉग्स वहां पे मिल सकते हैं वही उन्हीं के जैसे। तो दे आर लिविंग इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे होते हैं। और कई बार क्या है ना, देर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर डिफरेंट टाइप सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्सेस, है ना। मतलब मान लो कि कहीं पे लेट से 10 डॉग्स है ना, और वहां पर जो फूड है वो लेट से इतना ही फूड वहां पे लेट से सफिशिएंट है कि वो 7 से 8 ही डॉग्स को क्या कर सकता है, बेसिकली उन्हीं की भूख को वो क्या कर सकता है ना, सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये जो डॉग्स हैं इनके बीच में क्या एक कंपटीशन हमेशा रहेगा कि किसको खाना मिलना चाहिए, या मान लो सबको भी अगर मिलेगा तो हो सकता है ना वो खाना सबके लिए सफिशिएंट ना हो, क्योंकि अगर 7-8 जनों का खाना 10 ये लोगों में या 12 लोगों में जितने भी वहां पर है अगर उनमें बटेगा तो ऑब्वियसली वहां पर एक कंपटीशन क्रिएट होगा और सभी की भूख जो है वो बोल सकते हैं कि भूख मिटेगी भी नहीं, है ना। तो वहां पर हो सकता है कि कंपटीशन भी हो, दे कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड, और इसी तरीके से क्या बनती है वहां पर पॉपुलेशन बनती है। यही डॉग्स आपस में इंटरब्रीडिंग करके और डॉग्स की स्पीशीज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी जैसी डॉग्स की स्पीशीज को वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोल रहा है ये कि जनरली जो इंटरब्रीडिंग होता है ना, इट इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A group of individual resulting from even asexual reproduction is also considered a population for the purpose of ecological studies। यानी कि अगर हम जब इकोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी क्या बोल सकते हैं प्रोड्यूस हुआ है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग पॉपुलेशन ही कंसीडर करते हैं। All the cormorants in a wetland, rats in an abundant dwelling, teakwood trees in a forest, bacteria in a culture plate, and lotus plant in a pond are some examples of a population. ये तो basically examples ही दिए हुए हैं। In earlier chapter, you have learned that although an organism, individual organism is the one that has to cope with a changed environment, it is at the population level that natural selection operate to evolve the desired traits. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ठीक है, मतलब मान लो कि अभी एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हो सकता है उन चेंजेस से कोई प्रॉब्लम हो रही हो या उनको फेस करना पड़ रहा हो या उसको वो चेंजेस जो है थोड़े से अजीब लग रहे हो। बट जब वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो क्या होता है ना, जब भी इंटरब्रीडिंग होगी तो विद द हेल्प ऑफ द फिनोमिना ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन ही एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी हेल्प से बेसिकली क्या हो रहा होता है, नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वहां पर सिलेक्ट कर रहा होता है जिनके अंदर वो डिजायर्ड ट्रेट्स आ जाए, है ना। तो ठीक है, चेंजेस तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में आ रहे हैं, बट जो डिजायर्ड ट्रेट्स का जो सिलेक्शन होगा या जो डिजायर्ड ट्रेट्स का इवॉल्वमेंट होगा वो जो होता है वो आपकी पॉपुलेशन लेवल पे ही होता है। Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. A population has certain attributes whereas an individual organism does not. बहुत important point है। अभी population के अंदर हम बहुत सारे attributes को study कर सकते हैं, पर एक individual organism के अंदर बहुत सारे attributes को हम लोग study नहीं कर सकते। An individual may have births and deaths, but a population have birth rates and death rates. यानी कि देखो अगर कोई इंसान पैदा हुआ मरेगा भी, तो उसकी क्या है, बर्थ और डेथ हो रही है। बट लेट से अगर हम लोग
1000 लोगों की बात कर रहे हैं ना, वी आर कंसीडरिंग 1000 पीपल। तो अगर हम इन 1000 पीपल में हम लोग बात करें कि मान लो कि यहाँ पर लेट से 5 बच्चों ने जो है बेसिकली 5 बेबीज वर बॉर्न, और लेट से कि 8 लोगों की वहां पर डेथ हो गई। तो पॉपुलेशन को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितने रेट पे वहां पर बर्थ हो रहे हैं, कितने रेट पे वहां पर डेथ हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बेसिकली रेट वहां पर कंसीडर हम लोग कर रहे होते हैं। In a population, these refers to per capita births and deaths। ठीक है, तो पॉपुलेशन के अंदर जो बेसिकली ये जो बर्थ और डेथ रेट होता है, these are the per capita birth and deaths। The rate hands express the change in numbers with respect to members of the population। यानी कि इस 1000 के अंदर कितना चेंज आया, लेट से कि 5 बर्थ हुए, है ना, 5 बर्थ हुए, तो यानी कि 1005 पीपल हो गए। बट हुआ ये कि वहां पर 8 डेथ भी तो हुई। तो 8 डेथ होने का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, बेसिकली आपका 8 माइनस कर देंगे। तो यानी कि इन द एंड आपके पास में कितना चेंज आ गया, 1000 से वो जो पॉपुलेशन थी वो बर्थ और डेथ दोनों होने के बाद कितनी रह गई, 97। ठीक है, तो बेसिकली यही हम लोग वहां पर देख रहे होते हैं। ये जो रेट्स है बेसिकली दीज आर द चेंज इन नंबर। वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। फिर इज एन एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो कि एक पॉन्ड के अंदर 20 लोटस के प्लांट है और रिप्रोडक्शन के बाद में 8 न्यू प्लांट्स आए। टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28, कैलकुलेट द बर्थ रेट। तो बर्थ रेट कितना हुआ, देखो हम लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पर टोटल ऑर्गेनिजम्स या टोटल पीपल कितने हुए, वो तो 97 हो गए। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली। बट अगर हम लोग बात करें बर्थ रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बर्थ रेट निकालने का क्या तरीका होता है, कितने ऑर्गेनिजम्स वहां पर ऐड हुए, कितने ऑर्गेनिजम्स वहां पर ऐड हुए, 8। या अगर हम इसी वाले केस की बात कर ले तो लेट से 1000 लोग थे और इसके अंदर 5 लोग और ऐड हुए। तो 5 लोग ऐड हुए और पहले कितने वहां पर प्रेजेंट थे, वहां पर पहले प्रेजेंट थे 1000। ठीक है, तो इसको आपको कैलकुलेट करके जो आएगा दैट इज योर आपका बर्थ रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। इफ 4 individual in a laboratory population of 40 fruit flies died during a specific time interval, the death rate in the population during that period is 4/40 individuals per fruit fly per week। तो अभी इसी केस के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि अगर 8 डेथ्स हो रही है तो 8 डेथ्स का मतलब क्या हुआ कि वहां पर हम लोग 8/1000 कर देंगे। ठीक है, तो 8/1000 विल बी द डेथ रेट। ठीक है, और जो 5/1000 है इट इज द बर्थ रेट। ठीक है, तो अगर बात की जाए, अगर एक हम लोग फॉर्मूला लिख ले यहाँ पर बर्थ या फिर डेथ रेट का, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ्स और डेथ्स जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं ना एट अ पर्टिकुलर टाइम अपॉन में टोटल इंडिविजुअल्स जो वहां पर प्रेजेंट थे। ठीक है, टोटल इंडिविजुअल जो वहां पर प्रेजेंट थे ऑलरेडी, उनको आप अपॉन में करके ऊपर आप लेंगे कितने नंबर ऑफ इंसान वहां पर पैदा हुए, कितने ऑर्गेनिजम्स वहां पर पैदा हुए, या कितने ऑर्गेनिजम्स वहां पर जिनकी डेथ हो गई। तो उसी से आप लोग बेसिकली बर्थ और डेथ रेट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट इज सेक्स रेशियो। अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो हम लोगों ने बात की बर्थ और डेथ रेट की। तो अगर हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करें, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की, तो फर्स्ट हम लोगों ने किसकी बात करी, बर्थ एंड डेथ रेट की। हम लोगों ने सबसे पहली बात करी बर्थ और डेथ रेट की। दूसरा हम किस पे चल रहे हैं, दूसरा हम चल रहे हैं सेक्स रेशो के ऊपर। An individual is either a male or a female, but a population has a sex ratio। अभी कोई अगर इंडिविजुअल है तो वो या तो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है। बट अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पर सेक्स रेशो कंसीडर की जाती है। ठीक है, लेट से मान लो हमने बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज
फीमेल और 40% इज मेल्स। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द सेक्स रेशियो, है ना, कि फीमेल्स का सेक्स रेशियो इज 60% और मेल्स का 40%। ठीक है। A population at any given time is composed of individuals of different ages. ठीक है। If age distribution, percent individuals of a different age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid. अब बात क्या हो रही है, देखो अभी तक हमने बात करी सेक्स रेशियो की, सेक्स रेशियो क्या होती है। नेक्स्ट जो बात आ रही है, अगर मान लो कि कहीं पे यही 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 1000 लोग रह रहे हैं, वहां पर इन्फेंट्स भी होंगे, है ना, हो सकता है बहुत छोटे बेबीज भी हो सकता है थोड़े बड़े बच्चे भी हो, अडल्ट्स भी वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वहां पर बुजुर्ग भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हर टाइप के एज के जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर आपको पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं बेसिकली, एज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप, परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप, इसको जब हम पॉपुलेशन के लिए प्लॉट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, एज पिरामिड। ठीक है। हम लोगों ने लेट्स से कि हम लोग 100% कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके अंदर से हमने बोला कि 40% जो है वो अडल्ट है, ठीक है, या इसको लेट्स से बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं 60% बोल देते हैं, ठीक है। 60% वहां पर लेट से एडल्ट हैं और 10% जो है वो आपके इन्फेंट्स, 20% आपके इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन है, ठीक है, यानी कि बिलो द एज ऑफ 18। और वहां पर आपके 20% ही क्या है, वहां पर आपके ओल्ड एज पीपल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, एक परसेंटेज पॉपुलेशन निकाल रहे होते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों की एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के साइज के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एज पिरामिड। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो एज पिरामिड्स होते हैं वो जनरली क्या दिखा रहे होते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे होते हैं मेल्स और फीमेल्स की, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर। और जो शेप ऑफ पिरामिड होती है ना, जो शेप ऑफ पिरामिड होती है वो बताती है कि ग्रोथ स्टेटस क्या है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, क्या वो ग्रो कर रही है, क्या वो पॉपुलेशन स्टेबल है, या फिर कोई पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग है, ठीक है। तो जो एज पिरामिड है उसकी शेप तीन चीजें दिखा सकती है, या तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, या पॉपुलेशन स्टेबल है, या फिर वहां पर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर जो है बेसिकली एक हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों का क्या दिखाया हुआ है बेसिकली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। ये एक्सपैंडिंग का ग्राफ है, ये स्टेबल का, और ये डिक्लाइनिंग का। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस के अंदर ये आपका दिखाया हुआ है। अभी देखिए, the size of population tells us a lot about its status in the habitat. Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator, or the effect of pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. ठीक है। तो यानी कि वो क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का कितना साइज है वो हमें बता रहा होता है कि उस हैबिटेट के अंदर उस पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है ना। यानी कि वो जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंडिंग है ना, या फिर वो स्टेबल है या वो डिक्लाइन कर रही है। मान लो हम लोगों को कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोगों ने क्या करना है, वहां पर स्टडी करना है, तो वहां पर बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी स्टडीज के अंदर, जो उनको इफेक्ट करते हैं। पहला क्या हो सकता है कि वहां पर कोई कंपटीशन तो नहीं है उस पर्टिकुलर स्पीशीज का कोई डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के साथ में। इसके अलावा किसी प्रीडेटर या किसी पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का वहां पर उस पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर वहां पर कोई इफेक्ट तो देखने को नहीं मिल रहा। तो ये सारा हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, या हम पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं, वहां पर इवेल्युएट कर रहे होते हैं। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10 किसका हो सकता है,
लेस देन 10 हो सकता है। सिबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर एंड गो इनटू मिलियंस। मिलियंस के अंदर किसका जाएगा? क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। तो वो क्या बोल रहा है कि जो साइज है ना वो बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस जो उस पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज को वहां पर सरवाइव करने के लिए चाहिए। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन साइज को हम लोग और क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। जिसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो हम लोग डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना, हम लोग बेसिकली मैक्सिमम टाइम्स क्या कर रहे होते हैं, टोटल नंबर को ही हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट मान रहे होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को जानने के लिए। बट कई बार क्या होता है, कुछ केसेस के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर नहीं जान पाते एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का उस एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इन एन एरिया इफ देर आर 200 कैरेट ग्रास, ठीक है, कैरेट ग्रास क्या होती है अभी इसका नाम? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होती है आपकी कैरेट ग्रास। If there are 200 carrot grass plants but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan tree is low to that of carrot grass amounts to underestimating the enormous role of banyan in that community. In such cases, the percent cover or biomass is a more meaningful measure of the population size. देखो, अब मान लो कहीं पे पार्थेनियम के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो यही बोलना चाह रहा है। उसने बोला ना कि मैक्सिमम केसेस में हम लोग जनरली क्या कंसीडर कर रहे होते हैं? नंबर को ही कंसीडर कर रहे होते हैं। बट कई बार हो सकता है ना नंबर एक सही मेजर ना हो किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टडी करने के लिए। जैसे वो क्या बोल रहा है कि मान लो कहीं पे 200 स्मॉल प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और वहीं पे एक वेरी बिग प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां पर अब ये तो नहीं बोलेंगे ना कि इसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और इसका कम है, जबकि इसका तो जो साइज है इनसे भी हो सकता है बहुत बड़ा हो, है ना। जैसे बैनियन ट्री का साइज कितना बड़ा होता है, तो वहां पर बेसिकली हम लोग ये तो नहीं बोल सकते ना कि उस पर्टिकुलर बिग प्लांट का यहाँ पर जैसे बैनियन कंसीडर किया हो, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि बैनियन का पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि बेसिकली जो बैनियन है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है और एक अच्छा खासा एरिया वो कवर कर रहा होता है, एक अच्छा खासा बायोमास वो कवर कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग परसेंट कवर या बायोमास को क्या कर रहे होते हैं? कंसीडर कर रहे होते हैं टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बारी हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करके पॉपुलेशन डेंसिटी निकाले। परसेंट कवर और बायोमास की हेल्प से भी हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर सकते हैं? बेसिकली वहां पर डिटरमाइन कर सकते हैं एंड इट इज अ मोर मीनिंगफुल मेथड देन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पर्टिकुलर species in a population. Total number is again not an easy adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. Obviously यार मान लो बहुत ज्यादा ही नंबर है, आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर क्या आप ये पॉपुलेशन वाला कंसीडर जो टोटल नंबर है उसको आप कंसीडर करोगे? ऑब्वियसली नॉट, कौन काउंट करेगा बैठ के? If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure? Sometimes for certain ecological investigation, there is no need to know the absolute population densities. Relative densities serve the purpose equally well. अब मान लो कि कुछ केसेस के अंदर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं निकाल सकते, यानी कि जो एक्चुअल है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग रिलेटिव डेंसिटीज को भी वहां पर क्या करके चल रहे होते हैं, कंसीडर करके चल रहे होते हैं। For instance, the number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake, ठीक है, यानी कि कितनी फिशेस हमने पकड़ी पर ट्रैप, ठीक है, उसको हम लोग ले सकते हैं ना एज अ गुड मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी। लाइक कितना पॉपुलेशन डेंसिटी उसका है, उसमें से हम लोगों ने कितनी फिशेस वहां पर ट्रैप कर पाए हम लोग, तो उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। We are mostly obliged to estimate population sizes without actually counting or seeing them. The tiger census in our national park and tiger reserves is often based on
पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट, यानी कि जो टाइगर सेंसस होता है ना हमारे नेशनल पार्क्स के अंदर या टाइगर रिजर्व्स के अंदर, वो किस किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन द पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स, ठीक है। यानी कि हम लोग उनके पग मार्क्स या फिर उनके फीकल पैलेट्स को काउंट कर रहे होते हैं टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हम लोगों ने किस किस की बात करी? हम लोगों ने बात करी सेक्स रेशो की बात कर ली हम लोगों ने, और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जो बात करी है आपकी एज पिरामिड की बात करी, और साथ में हम लोगों ने बात करी पॉपुलेशन डेंसिटी की, ठीक है। तो इन चार की हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर बात कर ली। नेक्स्ट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ। The size of population for any species is not a static parameter. It keeps changing with time, depending on various factors, including फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर, ठीक है। यानी कि जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो स्टैटिक तो नहीं है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है और कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कितना फूड वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। प्रिडेशन प्रेशर वहां पर क्या है, वहां पे वेदर कंडीशंस कैसी है, तो इन पे भी वो डिपेंड कर सकता है। It is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining, ठीक है। बेसिकली इन्हीं फैक्टर्स की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं ना, ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैंड हो रही है या फिर वो डिक्लाइन वहां पर हो रही है। Whatever might be the ultimate reasons, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuate due to changes in four basic properties, ठीक है। यानी कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो चार मेजर प्रॉपर्टीज की वजह से क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। Two of which, natality and immigration, contribute to an increase in population density, and two contribute to a decrease, ठीक है। यानी कि नेटैलिटी और इमिग्रेशन ये तो क्या करते हैं? एक इंक्रीज दे रहे होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में, जबकि मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन जो होता है वो क्या कर रहे होते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेटैलिटी होता क्या है। Natality refers to the number of births during a given period in the population that are added to initial density, यानी कि कितने और बर्थ्स वहां पर हुए एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, जो क्या हुआ बेसिकली इनिशियल डेंसिटी के अंदर वहां पर ऐड हो जाएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं नेटालिटी। मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, यानी कि कितनी डेथ्स हुई है गिवन टाइम पीरियड के अंदर, उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन मीन्स अंदर आना, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने 2010 से लेके 2015 तक का हम डेटा कंसीडर कर रहे हो, तो उस टाइम पे कितने बर्थ्स हुए, यानी कि वो क्या होगी आपकी नेटैलिटी। कितने मोर्टेलिटी, यानी कि मोर्टेलिटी में क्या होगा, कितनी डेथ्स वहां पर हुई, वो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी को बताएगा इस पर्टिकुलर 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर। इमिग्रेशन यानी कितने लोग वहां पर और ऐड हुए उस पॉपुलेशन के अंदर। और एमिग्रेशन क्या होता है? एमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन। तो यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली चार फैक्टर्स की वजह से है, नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। एमिग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है। इमिग्रेशन की वजह से इंक्रीज हो रही होती है। नेटैलिटी की वजह से भी क्या हो रही होती है? बेसिकली पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही होती है ना, सॉरी, नेटैलिटी की वजह से क्या हो रही होती है? जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो रही होती है, और मोर्टेलिटी की वजह से क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। So if n is the population density at time t, then its density at time t plus 1 is nt plus 1 is equal to nt plus b plus i minus d plus e। अब ये b plus i minus d plus e का क्या मतलब है? यहाँ पर ये जो nt plus 1 है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t plus 1, ठीक है। एंड t plus 1 क्या दिखा रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम
t+1, ठीक है। एंड टी क्या होगा आपका? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? बी का मतलब आपका होगा नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है, यानी कि वहां पर नेटैलिटी कितनी है, प्लस आई। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है आपका इमिग्रेशन, माइनस डी। डी का हो गया आपका नंबर ऑफ डेथ्स या फिर मॉर्टेलिटी, और ई आपका क्या होगा? ई विल बी आपका एमिग्रेशन। सो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज if the number of births plus number of immigrants is more than the number of deaths plus number of emigrants, ठीक है। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कब इंक्रीज होगी? जब नंबर ऑफ बर्थ्स और इमिग्रेंट्स का नंबर जो है वो नंबर ऑफ डेथ्स और एमिग्रेंट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसी केस के अंदर ये वाला जो फैक्टर है, बेसिकली ये वाला जो पूरा फैक्टर यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। जबकि अगर आपकी डेथ्स और एमिग्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो उस केस के अंदर आपका ये जो NT+1 है ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर सिर्फ बर्थ और डेथ जो होता है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो क्या कर रहे होते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। अदर टू फैक्टर assuming importance only under special conditions. Example, if a new habitat is just being colonized, immigration may contribute more significantly to a population than बर्थ रेट। तो अब वो क्या बोल रहा है कि जनरली हम लोग किसको कंसीडर कर रहे होते हैं? हम लोग बर्थ और डेथ को ही कंसीडर करते हैं। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ये जनरली बहुत कम केसेस के अंदर, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ही वो क्या करा जाता है? कंसीडर किया जाता है। अब मान लीजिए कि कहीं पे हम लोग एक नया शहर बना रहे हैं, तो उसके इसके अंदर जो इमिग्रेशन है वो ज्यादा जल्दी होगा ना। बर्थ रेट तो फिर भी स्लो होगा, बट इमिग्रेशन अगर वहां पे हम लोग और लोग खुद से ऐड करवा दें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा जल्दी बढ़ेगी एज कम्पेयर टू द बर्थ रेट। वहां पर हम लोग नंबर ऑफ बर्थ को बेसिकली जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वहां पर इमिग्रेशन का जो रोल है वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग आपका पॉपुलेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। हम आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ मॉडल्स किस किस तरीके से हो सकती है वो हम जानेंगे। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, पॉपुलेशंस आपस में किस किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शंस कौन सी होती है, नेगेटिव इंटरेक्शंस कौन सी होती है, वो सारा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से लाइक उनके बीच में कंपटीशन वगैरह क्रिएट हो जाता है, वो सारा हम लोग बेसिकली आगे आपके आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले होंगे। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हम लोग जो बात करेंगे वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।